अमेठी का चुनाव अपने आप में अभी तक हाई प्रोफाइल तो माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगाती जा रही है, अब ये क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल से भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। कांग्रेस ने आज एक नया नारा सामने रखा है, या यूं कहें कि एक नए सीरियल की शुरुआत करने की बात कही है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। ये जो प्रहार आपके ऊपर है, मुझे ऐसा लगा था कि 2017 में ये इसका निर्वाचन हो चुका है, उसके बाद आज फिर से क्यों? क्योंकि घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से घबराना भी चाहिए। देखिए, उनका सेनापति अब दूसरी सीट पर भाग चुका है, तो कार्यकर्ताओं में घबराहट अपेक्षित है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग घबराहट का जवाब संयम से देते हैं और कुछ अपने संस्कार का परिचय देते हैं। तो उनको जो भी रणनीति अपनानी है, उनको मुबारक। आपने आज कहा लोगों से बातचीत के दौरान, आप मुझ पर जितना हमला करें उतना अच्छा है। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान संघर्ष करता हो जीवन में और कटिबद्ध हो कि वो न्याय के पथ पे चलेगा, तो उस इंसान को फिर कितना भी आप कटाक्ष करें, अपमानित करें या लांछित करें या फिर आक्रमण करें, मुझ जैसा व्यक्ति तो जिसने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, मैं और कटिबद्ध हो जाती हूँ कि मैं शिखर तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगी। आपने जब संघर्ष की बात की तो मुझे याद आता है आपका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, जिसमें आपने अपने बचपन की कुछ बातें साझा की थी। और आपने कहा था कि स्कूल में आप थीं और आपने पार्कर पेन अपने किसी मित्र के पास, पायलट पेन जी, और फिर उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि शायद वो टूट गया। जी, निब टूट गई थी उसकी, और मुझसे कहा गया था कि 150 रुपये लाओ, और मुझे पता था कि घर में उतना पैसा है नहीं देने को। और फिर पूरी क्लास के सामने अपमानित किया गया कि जब औकात नहीं है तो पायलट पेन हाथ नहीं लगाया करते। लेकिन ये सब घटनाएं जो जीवन में होती हैं, हम सबके जीवन में, जिन लोगों ने सामान्य परिवारों में जन्म लिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जी। ये हमको निर्णय लेना है कि ऐसी चीज़ें फिर हमको क्या जीवन भर के लिए दबा देती हैं, हमारा हौसला तोड़ देती हैं, या हमारे हौसले को और बुलंद करती हैं कि एक दिन ऐसा मैं 10 पायलट पेन खरीद कर रखूंगी। तो मैंने विपरीत किया, जितने पत्थर मारे उससे सफलता की सीढ़ी बनाई। क्या यही आज आपकी सफलता की एक तरह से कुंजी है? क्योंकि जितने आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं पिछले 5 साल में, या कहें उसके पहले भी, शायद आपको और मजबूती प्रदान करती हैं। मुझे लगता है जब आप राजनीति के साथ साथ पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप पर लांछन लगाए जाएंगे, आपका उपहास होगा, आपका अपमान होगा, क्योंकि अगर आप इतने सेंसिटिव हैं तो आपको पब्लिक फिगर होना ही नहीं चाहिए। क्या ये प्रहार आपके ऊपर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने अमेठी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया? नहीं, मेरी पार्टी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी और मैंने आज तक जो भी जिम्मेदारी प्राप्त की उसको पूर्ण निष्ठा से निभाने का प्रयास किया है। अगर उसके लिए कांग्रेस की ओर से प्रहार होता भी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें। ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है। 23 दिन में आपने तकरीबन 3 लाख वोट हासिल किए थे 2014 में। आज पिछले 5 साल से आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपने क्या पाया इस क्षेत्र में और क्या कुछ आपने देखा? देखिए, प्रत्याशी बनकर आई थी, दीदी बनकर आज अमेठी में घूम रही हूँ। और ये सफ़र 5 साल का, अमेठी में जिस परिवार ने मुझे दीदी कहा, और ऐसे कई परिवार हैं, वो एक आत्मीयता का संकेत है। जहाँ तक बात राजनीति की है, तो जब मैं आई थी तो यहाँ पर एक भी विधानसभा की सीट भाजपा की नहीं थी। स्थानीय इकाई का चुनाव भाजपा नहीं जीतता था, और हम तब से आज तक गौरवान्वित हैं कि 5 में से 4 विधानसभा की सीटें भाजपा की है। 5वीं सीट पर भी कांग्रेस को हमने हराया, सपा जीती, ये सत्य है। लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो अथवा हमारे प्रधान हो, बीडीसी हो, अथवा हमारे नगर के जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की चेयरमैन साहिबा, वो भाजपा की हैं जी। तो हमने स्थानीय इकाई से लेकर विधानसभा तक भाजपा को जिताते देखा है सबको, और भाजपा को आशीर्वाद देते देखा है। और अब लोकसभा की बारी है। स्मृति जी, आपके विरोधी इस तरह के आरोप लगाती हैं कि आप इस क्षेत्र में इसलिए ज़्यादा सफल हो पा रही हैं क्योंकि संघ परिवार से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है। संघ के कार्यकर्ता काफ़ी यहाँ काम करते हैं, 270 से ज़्यादा शाखाएं यहाँ लगती हैं, और ये आपकी मदद कर रही हैं। ये आपकी चुनावी अपील नहीं है, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये संघ का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि बस 270 ही शाखाएं हैं, क्योंकि अगर अमेठी के हर ग्राम पंचायत में जाएं तो आज संघ के कई स्वयंसेवक हैं। आज आपने जब मेरी रैली को या छोटे कार्यक्रमों को देखा, उसमें मेरे साथ एक दादा तेजभान सिंह को देखा होगा जी। वो लगभग 40 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं,
उनको धमकाया गया, लाठियां बरसाई गई, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने ध्वज नहीं छोड़ा। तो मैं तो अदनी सी चीज़ों, ये सत्य है कि यहाँ पर एक एक गांव में स्वयंसेवक और भाजपा का कार्यकर्ता आज है, विद्यमान है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस संघ के नाम से ही परेशान होने लगती है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि संघ न जाने का छूट लोग है। राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस उनसे निश्चित रूप से परेशान होगी। ये कांग्रेस का स्वभाव है। स्मृति जी, आपने यहाँ पर लगातार पिछले 5 साल से काम किया, क्या अभाव आपको यहाँ दिखाई दिया? सबसे बड़ा अभाव तो सांसद का है जी, लापता है 15 साल से। मिल जाए तो कभी कह दीजिएगा कि यहाँ पर सांसद की जरूरत है। राहुल गांधी जब अपनी सभा शर्त यह है कि वो एक एडिटर से बेखौफ मिल ले। खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया था आज से तकरीबन 25 साल पहले, उस अमेठी में और आठ में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता है। क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? क्या गांधी परिवार ने जानबूझकर अमेठी का विकास नहीं देखिए, किया? अगर आप जानबूझकर लोगों को गरीब रखेंगे तो लोग आपके अधीन रहेंगे। अगर आप जानबूझकर लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, ना उनको नौकरी दिलवाएंगे, ना अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, ना उनके लिए सड़क बनाएंगे, तो वो हमेशा इस आस में बैठे रहेंगे कि आप कब आएँ, कुछ नोटों की वर्षा करें या फिर आप कोई कल्याण करें और फिर वहाँ से जाएं। अगर जनता समृद्ध हो, अगर जनता शिक्षित हो, तो फिर वो विकास की राजनीति चाहेगी। और विकास और कांग्रेस का दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मोदी जी ने यहाँ जब रैली की पहली बार 2014 में आपके लिए, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर भी हाल फिलहाल रैली की। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के यहाँ आने से आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है? न्यूज़ नेशन के दर्शकों को बता दूं, ये पहली बार नहीं है जो मोदी जी आए। मोदी जी 90 और 80 के दशक में भी यहाँ पधारे थे, स्वयंसेवक के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के नेता के रूप में अटल जी के साथ पधारे थे। जो आज तेजभान दादा आपने देखे, वही उस रैली में भी उपस्थित थे। तो मोदी जी अमेठी में पहली बार आए ऐसा नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में जब वो आए तो उन्होंने अमेठी की गरिमा को बढ़ाया। ये भी एक सत्य है कि मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राहुल जी ने उन्हें कभी यहाँ नहीं बुलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने अमेठी को एक वादा किया कि मैं बदलाव की मंशा से आ रहा हूँ, और इन 5 सालों में उन्होंने 2 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय बना कर दिया, 1.5 लाख परिवारों को एलपीजी का सिलेंडर दिलवाया, लगभग 1,75,000 परिवार हैं जिनको यहाँ पर आयुष्मान भारत का सहयोग मिल रहा है, 3 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो ये सब संभव हुआ है क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन उनकी मंशा थी यहाँ पर काम करने की। स्मृति जी, प्रियंका गांधी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया कि आप वो सीजनल पॉलिटिशियन हैं जो दिल्ली से यहाँ आती हैं, कुछ देर के लिए लोगों से मिलती हैं और फिर वापस अपने भाई के साथ मुझे कंफ्यूज किया होगा। मेरा नाम नहीं लिया होगा, सीजनल पॉलिटिशियन के नाम से अपने भाई के साथ कंफ्यूज किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कंफ्यूजन होती है राजनीति में। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ जब चुनाव प्रचार करती हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, तो लोग महसूस करते हैं कि गांधी परिवार का जुड़ाव यहाँ से दिखाई देता है। देखिए, 17 में श्रीमती वाड्रा यहाँ आई थी और हार गए थे सारी सीटें। मैं तो कहती हूँ जहाँ जहाँ उनके पद चिन्ह पड़े वहाँ वहाँ कांग्रेस की हार निश्चित है, कृपया आए और करें। लेकिन इस बार तो अपने पूरे परिवार के साथ थी, उनके पति, उनके दोनों बच्चे। 300 मीटर एक रोड शो किए थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर की रोड शो की थी, तो फर्क आपको साफ पता है। एक ऐसी बात बताइए जो आपको लगता है जिसकी वजह से लोग आपके प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास प्रकट कर सकें। देखिए, भाजपा के प्रति आस्था और विश्वास है, मैं मात्र एक प्रतीक हूँ। भाजपा की सरकार चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, दोनों सरकार ने समन्वय से यहाँ पर विकास किया है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो योगी जी ने इज्जत घर दिया है। मोदी जी ने ग्रामीण आवास की बात की तो योगी जी के सानिध्य में यहाँ 20,000 परिवारों को वो घर मिले हैं। मोदी जी ने अगर अलग जगाई उज्ज्वला योजना की तो योगी जी ने सुनिश्चित करवाया है कि गरीबों की फहरिस्त बने और सीधा गरीब तक वो सुविधा पहुंचे। तो ये समन्वय के माध्यम से हमारे दोनों केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के जो यहाँ पर सुविधाएं पहुंची, उसके लिए हम सब, न सिर्फ अमेठी के निवासी बल्कि मैं भी अनुग्रहित हूँ। स्मृति जी, आज अगर राष्ट्रीय जो चुनाव हो रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ सवाल आपके सामने रखूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा है, और खास करके प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि राष्ट्रीयता को एक बड़ा मुद्दा बनाकर वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।
हिंदुस्तान के बारे में बढ़ चढ़कर बोलना कब से पाप हो गया? क्यों हम इस ग्लानि को लेकर चले हर जगह कि ओ भारत माँ की जय कह रहे हो, तुम में कुछ गलती है? क्यों? भारत माँ की जयकार हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? लेकिन क्या इसके पहले प्रधानमंत्री गौरव ना करे अपने देश? क्या इसके पहले देश में राष्ट्रीयता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी? आप इस बात पर थोड़ा गौर फरमाएं कि जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब भी हमारी सेना ने कहा था तब की कांग्रेस की सरकार को कि हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं दिया। बातचीत करते हैं, वो गोलियां पे गोलियां बरसाते जाएं, हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारते जाएं, इतना बड़ा आतंकी हमला करें और हम दुबक के बैठ जाएं। मोदी वैसे नेता है नहीं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे दुश्मनों को, और अगर देंगे तो उसके बाद बोलेंगे भी, उनका अधिकार है। कांग्रेस ये आरोप आपके ऊपर क्यों मढ़ना चाहती है? कांग्रेस इसे आरोप के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर क्यों डालना चाहती है? आप पूरे इंटरव्यू में, इस पूरे चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की ओर से सिर्फ आरोपों की बात कर रहे हैं। विजन कांग्रेस ने नहीं दिया। राष्ट्रीय जब चुनाव होता है तो राष्ट्र जानने के लिए इच्छुक होता है कि वो क्या है जो आप सत्ता में आकर हमारे लिए करेंगे। कांग्रेस ने अब तक मोदी पर कटाक्ष, मोदी को अपमानित करने के अलावा और कुछ नहीं किया, बीजेपी पर आरोप मढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के जो सहकारी या सहयोगी हैं उन लोगों ने क्या कहा कि अगर हमारे पास सत्ता आएगी तो हम मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ा देंगे। यही कहा ना उन्होंने। 72,000 रुपए की बात भी की है। देख रहा है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सहयोगी के घर से क्या निकल रहा है न्याय। तो वो जो आईटी रेड्स की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि वो भी सरकार जानबूझकर करवा रही है, एक तरफा है। सरकार ने पैसे रखे थे क्या कमलनाथ के घर पे? आप अजीब बात करें। पहली बार ऐसा हुआ है कि चोर की चोरी पकड़ी जाए और वो कहे अरे जो पकड़ा है, जिसने मुझे पकड़ा है वो अपराधी है। कांग्रेस इतनी दिशाहीन सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हो गई है या दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व में इतनी दिशाहीनता है? उनके नेतृत्व में नहीं, आप उस क्षेत्र में है जहां पर कांग्रेस का नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में कितनी क्षमता है, वो अमेठी से बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता कहीं और। राहुल गांधी से चाहे आपका इंटरेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, मैं नहीं जानता। कुछ बोलते नहीं है। कभी बातचीत आपकी हुई? नहीं, वो कुछ बोलते नहीं है। यहाँ दिखते नहीं है, वहां बोलते नहीं है। एक और सवाल, जब आप आईएनबी मिनिस्टर थी उस वक्त फेक न्यूज को लेकर आपने एक मुहिम शुरू की थी। जी। क्या वक्त से पहले बहुत सारी चीजें आप कर गुजरती हैं? हिंदुस्तानी महिला की फितरत है। हम वक्त से पहले भी करते हैं, जरूरत से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन जब लोग पलट कर देखते हैं तो कहते वो सही थी। आज जब आपके घर में माँ है, पत्नी है, वो हमेशा कहती मैंने कहा था तुमसे। मैं भी वही हूँ, मैंने कहा था। आज जब आप पलट कर देखती हैं और आप देख रही हैं कि फेक न्यूज़ कितनी बड़ी समस्या बनी, किस तरीके से तमाम सोशल साइट्स को और तमाम जगहों को आगाह करने की आवश्यकता हुई, कहा था। ऐसे समय में फिर आपकी अनुभूति क्या होती है? मैंने कहा था वो तो होता है, लेकिन उसके बाद कुछ और आगे भी होता है या नहीं? नहीं, देखिए ये सब हमारे अब समाज का एक अभिन्न अंग हो चुका है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों से हम लोग हर रोज़ संघर्ष करें। जहाँ पे महिला को अपमानित किया जाता है, बच्चे को शोषित किया जाता है, ऐसी अगर वारदातें होती हैं तो मेरा आग्रह है कि राजनीति से परे हटकर समाज कल्याण की भावना से हमें त्वरित रूप से फिर अधिकारियों को बता देना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है जी, और राजनीति में खींचतान चलती रहती है, लेकिन एक समाज के नाते हमें निर्णय लेना चाहिए। स्मृति जी, आपने अभी 2 करियर की बात की, तो मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। आपने जो 2 करियर चुने वो आमतौर पर महिलाओं के लिए बड़े मुश्किल करियर माने जाते हैं, एक एक्टिंग और दूसरा राजनीति। क्या ये खुद आपकी खुद की चाहत रही या आपने खुद को कैसे ड्राइव किया, प्रेरित किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। दोनों बहुत मुश्किल है और दोनों बहुत ही एक तरह से भिन्न रहे। मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे जीवन में मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक शिखर पर पहुँच जाएं, फिर शिखर पर बैठे रहना बहुत बोरिंग होता है। और मेरे लिए जो भी काम है वो मेरे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनता। मैं बहुत बैरागी किस्म की अभी व्यतीत होती हूँ शायद, लेकिन मैंने जीवन में जो भी पाया प्रभु की कृपा से पाया।
वरना जब मेरा जन्म हुआ तो मुनीर का दिल्ली में मेरे माता पिता तबेले के ऊपर एक कमरे में रहते थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं होता। तो ना मैंने जीवन में इस बात को तवज्जो दी कि अरे वाह बहुत बड़ी एक्टर बन गए, ना इस बात को तवज्जो दी कि अरे वाह मैं 3-3 मंत्रालयों की कैबिनेट मंत्री हूँ, 2 वक्त की सांसद हूँ, क्योंकि ये बात मायने नहीं रखती। अंत में हम सबको मिट्टी में मिलना है। 2014 में आपको इस बात का जरा सा भी गुमान था कि आप कैबिनेट मंत्री बनने वाली हों और वो भी मानव संसाधन मंत्री? बिल्कुल नहीं। मैं आज भी याद करती हूँ, मैं शिमला में थी और मुझे फ़ोन आया प्रधानमंत्री जी का, बेटा कहाँ हो? तो मैंने कहा सर मैं तो शिमला में हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम शाम को नहीं आ रही हो? मैंने कहा नहीं, आपकी मैं शपथ देखने निश्चित रूप से आऊँगी। तो उन्होंने कहा शपथ देखने नहीं आना है, शपथ लेने आना है। मुझे याद है मैं और ईरानी साहब हम दोनों शिमला में थे। हम लोग ड्राइव करके दिल्ली पहुँचे बच्चों के साथ, खाना वाना पकाया, मैं कड़छी लेके भाग रही थी, पत्रकार घर के बाहर थे और सबसे मैंने विनम्र निवेदन किया कि भैया अभी खाना पका के निपटने दो, साड़ी ढूंढो, जूता खरीदने जाओ, और फिर पहुंची। और मुझे पता नहीं था कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली हूँ। मुझे याद है मैंने पीयूष गोयल को फ़ोन किया था। मैंने कहा पीयूष भाई प्लीज़ मेरे पास एक ही पास है, मुझे आने के लिए 1-2 पास एक्स्ट्रा मिलेंगे, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड आना चाहते हैं क्योंकि MOS को एक ही पास मिल रहा है। तो उन्होंने कहा किसने कहा तुमको तुम MOS हो? मैंने कहा नहीं मैं बहुत जूनियर हूँ। मैंने कहा नहीं स्मृति तुम कैबिनेट बन रही हो। मैंने कहा क्या बात कर? स्मृति जी, मोदी जी को मैं 96 से जानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाहिर से मैं एक पत्रकार के तौर पर उन्हें जानता हूं, आपने जिस तरह से मोदी जी को देखा है, जो उनके काम करने की शैली है, क्षमता है, जो निष्ठा है, आप उन्हें कैसे नेता के तौर पर देखती रही हैं और क्या आदर्श वो आपके सामने रखते हैं? मुझे याद है कि जब शपथ हुई उसके बाद जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होना था पहला, और हिमाचल में एक दुर्घटना घट गई थी। वहाँ के कुछ बच्चे छात्र नदी में बह गए थे और मुझे इस बात का बहुत ही मुझे ग्लानि थी, मुझे दर्द भी था। मैंने कहा मैं कैसे बैठकर वहाँ भाषण सुनूं जब मैं जानती हूँ कि वहाँ बच्चों की मौत हो गई। शिक्षा प्रदेश का भी सब्जेक्ट होता है, मात्र केंद्र का सब्जेक्ट नहीं होता। शाम को ये दुर्घटना घटी, मैं हिमाचल में तब कांग्रेस की सरकार थी, मैं मंत्रियों के साथ संपर्क में थी और पूछ रही थी कि आंध्र प्रदेश के बच्चे थे कि बच्चों के माता पिता पहुंचे या कोई सुविधा देनी है। और इस कश्मकश में थी कि मैं जाना चाहती थी, लेकिन अगले दिन जॉइंट सेशन था, राष्ट्रपति जी का भाषण जी, और कैबिनेट के नाते पहला जॉइंट सेशन था, तो बहुत एक गरिमामय स्थिति थी और हम सबको जाना अनिवार्य था। और मैंने ईरानी साहब से कहा मुझे जाना है हिमाचल, मैं क्या करूं? अब ईरानी साहब का भी बहुत वर्षों से मोदी जी से संपर्क है। उन्होंने कहा एक बार सर को फ़ोन करते हैं, आप देखिए आपको अनुमति मिलती है कि नहीं। और मैंने सुबह लगभग 4:30 बजे फ़ोन किया। 4:30 बजे? 4:30 बजे, क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट थी, मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी। 4:30 बजे प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, प्रधानमंत्री 1 सेकंड में फ़ोन पर आए। मैंने कहा साहब मैं आभारी होंगी अगर मुझे अनुमति मिले, मैं जानती हूँ कल बहुत बड़ा दिन है, लेकिन वहाँ बच्चों का देहांत हो गया है, माता पिता आएंगे, भाषा की चुनौती है, अगर मैं जाऊँ तो थोड़ी सांत्वना मिलेगी, मेरी उपस्थिति से मैं थोड़े समन्वय में उनको सहारा भी दे पाऊँगी। 2 सेकंड में उन्होंने कहा तुम जाओ। एक दिन का कोई भी पहर हो प्रधानमंत्री का उपलब्ध होना जनता के लिए बहुत बड़ी बात। दूसरा, इंसानियत को प्राथमिकता देना, वो आपको नरेंद्र मोदी का असली चेहरा बताता है। आपने 3 लाख से ज्यादा वोट 14 में हासिल किए। इस बार आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी को वायनाड से ही संतोष करना पड़ेगा? वायनाड के हमारे NDA के प्रतिनिधि से पूछिए वायनाड में भी जम पाएंगे या नहीं। 23 मई बताएगा, लेकिन उनकी दूसरी सीट पर जाना ही हमारी जीत का सबसे पहला संकेत है। उनके कार्यकर्ताओं को लिखित रूप में देना कि भाई साहब दूसरी सीट ढूंढिए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा संघर्ष होगा। आप सोचिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपनी सीट छोड़ के भाग रहा है। स्मृति जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए, और उम्मीद है कि 23 तारीख के बाद एक बार फिर बात होगी और तब फिर एक अलग सिरे से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद।